स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल के अंदर। आपको पता है अपन ने हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया और रोज आपके सामने रिपीट करता हूं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैन कई टॉपिक अपन रिवाइज कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से उनको तैयार कर चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जैसे वो सिलेशिया वाला क्वेश्चन जो है वो बड़े मार्क्स में पूछ लिया जाता है, और भी कई छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनके ऊपर अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है टाइम वेस्ट करने की तो मेरी आदत नहीं है, तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है, ये जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गौर करके वीडियो को देखोगे तभी आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बताया, टॉपिक का नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक है, इनके मतलब आपको पता ही होगा। हंगर, हार्डशिप यानी कठिनाइयों से संबंधित अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। यूरोप में क्या था, फ्रांस के अंदर क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। एक ऑब्जेक्टिव आपका यही बन गया कि 1830 का जो दशक है, 1830s का जो समय है, उसको यूरोप के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप का समय माना जाता है। यानी आर्थिक रूप से यूरोप के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ अभी है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। क्या हुआ, पूरे यूरोप के अंदर जो पहला हाफ था 19th सेंचुरी का, तब लगातार जनसंख्या क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। यानी जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। एक पॉइंट आपका ये हो गया इकोनॉमिक हार्डशिप के आधार पर। फिर क्या कह रहा है, मोस्ट कंट्रीज मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। अधिकतर जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर यही हो रहा था कि लोगों के पास जो है ना क्या नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, यानी कि उनके पास रोजगार नहीं था। तो बहुत सारे लोग थे जो काम की तलाश में इधर उधर क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे कि कहीं अपने को क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। लेकिन होता क्या था, एम्प्लॉयमेंट कम होता था और एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने वाले क्या होते थे, ज्यादा होते थे। तो वही चीज है, जब आपके पास रोजगार नहीं है तो आपके पास इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो आप जो है ना फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए काम करने वाले लोग थे ज्यादा और काम था कम। और देखिए, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब ये होने लग गया, जैसे अपन देख रहे हैं हालात खराब होते जा रहे हैं। अब शहरों में भी जैसे अपन ने पढ़ा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसका एक कारण ये भी था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, अब वो कहां पर जा रहे थे, शहरों में जा रहे थे। और शहरों में जाकर जो है ना बहुत सारी जो झुग्गी झोपड़ियां थी, क्राउडेड स्लम्स जो थे, वहां जाकर वो क्या कर रहे थे, रह रहे थे। यानी और कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं थी। ठीक है, तो ओवर क्राउडेड स्लम्स में जाकर वो क्या करते थे, रहते थे। यानी सीधी सी बात है, रहने का स्थान नहीं है, कमाने के लिए आपके पास जॉब नहीं है, तो स्थिति बहुत ही क्या थी, खराब थी। इसके अलावा और देखिए, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है पहले शुरू हो गया था। अब मैंने पढ़ा था, पीछे वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, जैसे फ्रांस है या फिर रशिया, इन देशों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ था, 19th सेंचुरी के अंदर। और जो ब्रिटेन था वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी सेंचुरी में शुरू हो गया था, 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था। तो वहां पर मशीनों से क्या बनता था, बहुत सारा गुड्स बनता था और फिर उसको क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो इससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, हम आगे पढ़ेंगे भी कि मोस्टली उनका जो प्रोडक्शन होता था वो किससे होता था। जैसे कपड़े की बात करें तो हैंडलूम हो गया, ठीक है, यानी हाथों से ज्यादातर काम होता था। और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन रहा है किससे बन रहा है, मशीन से बन रहा है। तो मशीन से बनकर जो भी प्रोडक्ट आता था वो सस्ता होता था, लोग उसी को ज्यादातर क्या करते थे, खरीदते थे। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता था वो लोग खरीदते नहीं थे, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। कौन से गुड से, उस गुड से जो सस्ता होता था और किससे बना होता था, मशीनों से बना हुआ होता था। और कहां से मोस्टली इंपोर्ट होता था, वो इंग्लैंड से। क्यों होता था, मैंने कहा जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा क्या था, आगे था, औद्योगिकरण, मशीनों से प्रोडक्शन बढ़ रहा था, कारखाने थे, इंडस्ट्रीज वहां धड़ाधड़ क्या हो रहा था, उत्पादन हो रहा था। और इन देशों के अंदर उसको क्या किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इससे वहां के जो लोकल जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या करना पड़ा था, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो ये भी एक दिक्कत की बात हो गई। इसके अलावा
दिस वॉज स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा जो कपड़े का उत्पादन होता था उसमें ज्यादातर इस तरह का कंपटीशन ज्यादा था। कैसे? विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज। जैसे मैंने कहा ज्यादातर जो कपड़े का उत्पादन होता था वो वीवर्स करते थे, और वो कपड़े का उत्पादन किससे करते थे? हाथों से करते थे, मशीन से उसका क्या नहीं होता था, उत्पादन नहीं होता था। तो उनको सबसे ज्यादा क्या आती थी? दिक्कतें आती थी, यानी उनका हाथ के द्वारा जो बनाया हुआ कपड़ा था वो महंगा पड़ता था, और मशीनों से बनकर जो मशीन मेड जो गुड्स आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, वो सस्ता होता था। तो लोग उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, हाथ से बने हुए कपड़े को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, जिस वजह से बेचारों को क्या नहीं हो पाता था, कोई कपड़ा खरीदता ही नहीं था। ज्यादातर मशीन मेड जो कपड़ा था वही क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। और देखिए, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर, यानी हम यूरोप के उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर कुलीन वर्ग अब भी क्या करता था? डोमिनेट करता था, जिस वजह से जो किसान थे उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था? स्ट्रगल करना पड़ता था। क्योंकि आप अपन ने पढ़ा है, जैसे उनसे फेडरल ड्यूज लिए जाते थे, उनकी बाध्यता, जैसे अपन ने बॉन्डेज लेबर के आधार पर पढ़ा था, सर्वडम, उनसे जो है ना दबाव डालकर उनसे क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता था। उनसे बहुत सारे क्या लिए जाते थे? ड्यूज, यानी मैनोरियल ड्यूज जो अपन ने पढ़े थे, टैक्स लिए जाते थे। तो किसानों का हालत भी क्या नहीं था? अच्छा नहीं था, खासकर कौन से क्षेत्रों के अंदर? जहां पर अब भी जो अरिस्टोक्रेट जो थे वो क्या करते थे? डोमिनेट करते थे। तो ये था अपना आज का पोर्शन, मतलब इधर वाला पोर्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इधर वाले पर देखिए और इन चीजों को कंटिन्यू करते हैं। द राइज ऑफ फूड प्राइसेज और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम इन टाउन एंड कंट्री। सही कह रहा है कि जैसे मान लो जो भोजन यानी जो फूड है उनके प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो लोगों को दिक्कत आएगी। अपन ने पढ़ा पहले से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर आप फूड जो प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले भी इनकम नहीं है, फिर आपको जो ना जो आप सामान खरीद रहे हो उनका भी क्या करना पड़ रहा है? कई गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और जब मान लो फसल भी खराब हो जाती थी तो भी वही दिक्कत होती थी, चाहे टाउन हो चाहे कंट्री हो, पूरे देश और शहरों में बहुत ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ता था? दिक्कत का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जो जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह है वो क्या हो जाते थे? महंगे हो जाते थे, लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते थे। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ती थी? फेस करनी पड़ती थी। कब? जब या तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाते थे या फसल क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी। तब कहां पर? टाउन और कंट्री में बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी? प्रॉब्लम्स हो जाती थी। ऐसे देखिए कह रहा है द ईयर 1848, जब अपन फ्रांस की तरफ चल रहे, जो 1848 का जो साल था वो वन सच ईयर फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। वही बात कह रहा है, लगातार क्या होने लग रहा था? फूड की शॉर्टेज होने लग रही है। फूड की शॉर्टेज किस वजह से हो रही है? फसल खराब होने से हो रही है। फूड की शॉर्टेज हो रही है, लोगों के पास क्या नहीं है? रोजगार नहीं है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए। पेरिस में रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ी? फेस करनी पड़ी है। जो वर्ड है ना पेरिस आउट ऑन द रोड्स, इसका मतलब यही है कि उनको जो है ना घर चलाना उनके लिए क्या हो गया? मुश्किल हो गया। ना तो फूड है ना एम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहां पर? पेरिस के अंदर। कौन सी बात साल की बात कर रहे हैं अपन? 1848 की। ध्यान रखना 1848 में हम फ्रांस के अंदर आ गए हैं, और फ्रांस के अंदर कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? पेरिस की, जो फिलहाल फ्रांस की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। और देखिए, तो जब इस तरह की स्थिति आ गई तो उस समय अपन ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसको बनाया गया था? लुइस फिलिप को बनाया गया था। तो जब उसको पता चला कि भाई लोग बहुत गुस्से में हैं, है ना, अपना विरोध कर रहे हैं और अपने खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, तो उसने क्या करे? उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, यानी अवरोध उत्पन्न करने के लिए उनके बीच में बाधाएं उत्पन्न करी। लेकिन लोग जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, यानी हर तरीके से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी, फूड के हिसाब से भी। तो जब लुइस फिलिप को लगा कि अब अपने को छोड़ने वाले नहीं है, तो महल छोड़कर क्या करता है? भाग जाता है। देखिए मैंने लिखा है बैरिकेड्स इरेक्टेड, लुइस फिलिप फोर्स्ड टू फ्ली, यानी इस तरह की जब उसने गतिविधियां देखी इन लोगों के द्वारा, पेरिस के लोगों के द्वारा, तो उसको लगा कि भागने में क्या है? भलाई है। तो क्या करता है? अपना महल छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद में देखिए ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। उसके बाद में सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? नेशनल असेंबली के ऊपर आ जाती है। और वो क्या करती है? ग्रांटेड करती है। क्या ग्रांटेड करती है? सफरेज, यानी वोटिंग राइट, सबको वोट डालने का। सबको तो नहीं है, जैसे मैंने लिखा सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स, केवल पुरुषों को,
और पुरुषों को भी किनको, जिनकी उम्र 21 साल से क्या है, ऊपर है, उनको नेशनल असेंबली जो क्या करती है, वोट डालने का अधिकार ग्रांटेड करती है, स्वीकृत करती है कि जो 21 और 21 से ऊपर के जो पुरुष हैं उनको वोट डालने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा ग्रांटेड द राइट टू वर्क, इसके अलावा काम करने का भी क्या कर देता है, काम करने का अधिकार जो उसको भी ग्रांटेड किया जाता है कि आपको काम जरूर मिलेगा। और उसके लिए क्या की जाती है, वर्कशॉप स्थापित की जाती है। देखिए लिखा हुआ है नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सेटअप, यानी लोगों को रोजगार दिलाया जा सके, इसीलिए क्या की जाती है, वर्कशॉप क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। यानी जैसे फैक्ट्री टाइप है वो क्या की जाती है, स्थापित की जाती है, ताकि लोगों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है उसका सॉल्यूशन हो सके, उनको प्रॉपर क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके अलावा देखिए कहानी है, इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था सिलेसिया वाली कहानी 5 मार्क्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस पे ध्यान देना। अर्लियर अगर हम 1845 की बात करें तो जो सिलेसिया के वीवर्स थे, जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मशीन मेड गुड्स आ रहा था ब्रिटेन जैसे देशों से, उसकी वजह से जो वीवर्स थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी थी, उनका जो कपड़ा था कोई खरीद नहीं रहा था, ज्यादातर जो मशीन मेड जो टेक्सटाइल था लोग उसी को खरीद रहे थे, तो इस वजह से बेचारे पहले से क्या थे, बेरोजगार थे। तो इसीलिए कह रहा है कि जो वीवर्स थे सिलेसिया के अंदर, उन्होंने क्या करा, रेवोल्ट करा। रेवोल्ट यानी होता है विरोध करा, किसके खिलाफ, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर था, यानी जो एक ठेकेदार था उसके खिलाफ। क्यों, ये जो ठेकेदार था ये क्या करता था, इनको रॉ मटेरियल क्या करता था, सप्लाई करता था कि भाई तुम मेरे लिए क्या करो, कपड़ा बनाओ, टेक्सटाइल बनाओ, तो उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। फिर उनको क्या करता था, ऑर्डर देता था फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है, ये रॉ मटेरियल लो, इससे मेरे को क्या करो, कपड़ा बनाकर दो। लेकिन क्या करता था, जब वो उससे वो कपड़ा कलेक्ट करने के लिए जाता था, टेक्सटाइल कलेक्ट करने के लिए आता था, कौन, कॉन्ट्रैक्टर, किन से, वीवर से, तो जितना मतलब पेमेंट में बात हुई होती थी वो पेमेंट हमेशा क्या कर देता था, कम कर देता था। यानी उनको जितने पेमेंट की बात हो रही होती थी उतना पेमेंट नहीं मिलता था, कम पैसा मिलता था। ठीक है, तो ये जो घटनाक्रम हो रहा था सिलेसिया के अंदर, इसके बारे में एक पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, उसका नाम था विलियम वुल्फ, विलियम वुल्फ ही बोल सकते हो आप। उसने सिलेशिया के अंदर जो एक गांव था वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा था उसका क्या किया, जिक्र किया। जैसे बताया कि ये जो गांव है यहाँ पर लगभग 18,000 जो है ना कौन रह रहे हैं, वीवर्स रह रहे हैं, इनहेबिटेंट्स। सिलेशिया के अंदर एक विलेज है जहां पर 18,000 वीवर्स रह रहे हैं जो कपड़ा बनाते हैं। उसके अंदर जैसे मान लो मैंने वो कहानियां मेंशन तो नहीं की, लेकिन आपको पहले बता दी है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर उनसे कपड़ा बनवाता था, फिर जब कपड़ा कलेक्ट करने के लिए जाता था तो उनको पेमेंट क्या करता था, रिड्यूस करके देता था, पूरा पेमेंट नहीं देता था। तो यानी यहाँ के जो वीवर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। तो क्या हुआ देखो, जब बहुत ज्यादा परेशानी हो गई तो 4 जून को लगभग 2 बजे के करीब, 4 जून एट 2 PM लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ जो थी वीवर्स की, जो 18,000 वीवर्स की बात करें, यहाँ के घरों की बात करें, वो लोग अपने घरों से बाहर निकले और किस तरफ चले, मास्ड इन पेरिस पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेज, और किसके घर की तरफ चले, और वो भी किसमें, जोड़ों में एक साथ, मतलब एक साथ जा रहे हैं सारे के सारे, किसके घर की तरफ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ। और क्या मांग होती है उनकी, मांग होती है कि भैया हमें वेजेज क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। जो अपन ऊपर बात करी थी ना कि जितने पैसे में उनकी बात होती थी, जितना वेजेज की बात होती थी, उतना वेजेज उनको मिलता नहीं था, तो वो ये डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें वेजेज ज्यादा मिलना चाहिए। तो दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स। अब जब कॉन्ट्रैक्टर को पता चलता है तो आपको पता है वो रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। यानी उनको डराने और धमकाने का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। किनको, जो वीवर्स थे उनको। तो फिर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ देम, तो इन जो वीवर्स हैं इनमें से एक जो समूह होता है वो क्या करता है, फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, यानी जो इनकी जो बड़ी मतलब कि महंगी जो खिड़कियां होती हैं उन खिड़कियों को तोड़कर एक जो वीवर्स का जो समूह है उसके घर में घुस जाता है। और घर में घुसने के बाद वो क्या करता है, फर्नीचर जो होता है, पोर्सलेन होता है, यानी जो भी मूल्यवान फर्नीचर होता है, पर्दे वगैरह होते हैं, उन सबको क्या कर देते हैं, वो स्मैश यानी उनको चीर फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। एक और जो ग्रुप होता है, एक और जो समूह होता है वो इसके स्टोर हाउस में चला जाता है, जहां पर उसने क्या रखा होता है, इन वीवर्स से कपड़ा ले लेकर वहां पर स्टोर करके रखा होता है। तो वहां पर एक ग्रुप घुस जाता है और घुसने के बाद प्लंडर
ठीक है, सप्लाईज ऑफ क्लॉथ टोर टू श्रेड्स, यानी क्या होता है, वो कपड़े जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सारे के सारे कपड़ों को खराब कर दिया जाता है, उनको फाड़ दिया जाता है, चीर दिया जाता है, किनके द्वारा, वीवर्स के द्वारा। तो क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज। अब जब कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि ये अपने खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, तो ये भी लुइस फिलिप की तरह क्या कर चला जाता है, पास के गांव में जाकर शरण लेने की कोशिश करता है कि भाई आप मेरे को क्या करो, यहाँ पर छुपा लो। लेकिन उन गांव वालों को इसके बारे में पता होता है, वो उसको क्या नहीं करते हैं, शरण नहीं देते हैं, उसको यहाँ से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। भगाने के बाद फिर ये दोबारा 24 आवर्स के बाद दोबारा आता है, ठीक है, किसको लेकर, आर्मी को लेकर। जब सवाल जवाब होते हैं तो सही तरीके से जब इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, किसके द्वारा, इन सिपाहियों के द्वारा। और जब गोलियां चलती हैं तो उस गोलियों की वजह से जो 11 वीवर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, 11 वीवर्स वर शॉट, यानी 11 जो वीवर्स होते हैं उनकी क्या होती है, गोली लगने से मौत हो जाती है। किनकी, कितने वीवर्स की, 11 वीवर्स की। कब, जब ये सेना के जो सिपाही हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जब समझौता नहीं होता है तब। तो ये है एक सिलेशिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से याद रखना। इसमें विलियम वुल्फ वाला नाम याद रखो जो जर्नलिस्ट था। इसके अलावा 18,000 जो इनहेबिटेंट वीवर्स थे जो यहाँ पर रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का उनसे व्यवहार करता था, फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कब हमला किया, क्या क्या सिचुएशंस हुई, वो सिलेशिया वाले के अंदर पढ़ना है। और जो इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करें 1830s के अंदर, यूरोप की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके अलावा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, किससे, जो इंग्लैंड और ब्रिटेन जो है वहां से जो भी मशीन मेड जो गुड्स आ रहा है या टेक्सटाइल आ रहा है उससे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मशीनों से बना हुआ है और वो हाथों से कपड़ा बना रहे हैं, तो लोगों के पास क्या नहीं है, काम नहीं है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। और अरिस्टोक्रेट जहां डोमिनेट कर रहे हैं वहां वो आज भी पीजेंट्स को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मैनोरियल ड्यूज लेने लग रहे हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई जैसे जैसे फूड प्राइसेस बढ़ती थी या बैड हार्वेस्ट होती थी तो टाउन और कंट्री में रहने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर 1848 के अंदर अपन ने पेरिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पेरिस के अंदर क्या हो रहा है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग बहुत गुस्से में हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, विरोध करने के लिए जब उतरते हैं तो लुइस फिलिप क्या करता है, अपने महल से भाग जाता है। नेशनल असेंबली के पास सारी क्या आ जाती है, सारी अथॉरिटी आ जाती है। वो क्या करती है, जो भी मेल्स है जिनकी उम्र 21 या 21 से ऊपर है उनको वोटिंग राइट दिया जाता है, राइट टू वर्क ग्रांटेड किया जाता है, और इसके लिए वर्कशॉप सेट की जाती है ताकि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये था अपना एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जो जो टॉपिक थे या जो जो इसके अंदर मेन चीजें थी मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी है और पूरा प्रयास किया कि आपको चीजें समझ में आए, और मैं आशा करता हूं कि आपको चीज समझ में आएगी भी। और अगर आपको नहीं आ रही है तो बार बार इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बटन ही तो प्रेस करना है लाइक और शेयर का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।